Hello everyone, I welcome you on this YouTube channel Physics Classes Learn Physics with Ease. In this lecture 20 of electrostatics, you will learn about the potential energy of an electric dipole when placed in a uniform electric field and the types of equilibriums which are stable equilibrium and unstable equilibrium along with a numerical problem related to the topic. Also you will learn about the electric potential due to a uniformly charged spherical shell at three different points at outside the shell, on the surface of the shell and inside the shell. So these two topics we will cover in this particular lecture 20 of the electrostatics. But before starting this lecture I would like to revise the contents of the previous lecture जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी. तो इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर द पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में कुछ चार्जेस हैं तो हम उन चार्जेस को वन बाय वन अगर इंफिनिटी पर ले जाएं तो हमें जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ दैट चार्जेस. इसको इस अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि वी आर ब्रिंगिंग वन बाय वन द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, देन आल्सो द टोटल वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. एंड इसका जो एक्सप्रेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में कैलकुलेट किया था कि व्हेन वी ब्रिंग फर्स्ट चार्ज देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड सो नो वर्क डन, सो W1 विल बी जीरो. सेकेंड चार्ज को जब हम लाते हैं तो उस पॉइंट पर फर्स्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है उसको हम KQ1 बाय R1 से लिख सकते हैं. तो जब पोटेंशियल को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं तो चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन. तो फर्स्ट सेकंड चार्ज लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज KQ1 Q2 अपॉन R12 वेयर R12 इज डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2. एंड थर्ड जो हम थर्ड चार्ज जब लेके आएंगे तो उसकी पोजीशन पे फर्स्ट के कारण भी पोटेंशियल होगा, सेकंड के कारण भी पोटेंशियल होगा. तो टोटल जो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमें मिलता है थ्री चार्जेस के सिस्टम के लिए दैट इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23. तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम को, थ्री चार्ज के सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं. इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वहां हर पॉइंट पर ऑलरेडी एक पोटेंशियल होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पोटेंशियल को हम Q1 इंटू VR1 से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को, सॉरी, और उसी वर्क डन को जब हम सम कर देते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती. तो अगर सपोज थ्री सिस्टम का चार्ज है और थ्री चार्जेस का एक सिस्टम है और उस सिस्टम के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उस सिचुएशन में उसका जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q3 VR3. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उनकी पोजीशन पर पोटेंशियल प्लस वही तीन टर्म्स आ जाएगी जो हमने इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की थी दैट इज KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23. ओके, सो अब नेक्स्ट हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी थीटा एंगल पर प्लेस्ड किया है. अब यहाँ ये थीटा एंगल जो होगा जैसे इस डायग्राम के अंदर हम अगर देखें तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. एज वी नो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से शो करते हैं. तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डाइपोल माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज सेपरेटेड एट द डिस्टेंस 2a. It is the electric dipole. Also we can use this particular thing जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूज कर सकते हैं. तो दिस इज माइनस Q चार्ज, दिस इज प्लस Q चार्ज एंड दिस सच डाइपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हाट विल हैपन, वन मोर थिंग, ये जो मैं डाइपोल बनाया है इस डाइपोल में इन चार्जेस का एक्चुअल में दे विल बी पॉइंट चार्जेस और इनकी जो सेपरेशन है वो बहुत ही स्मॉल होगा. बट जस्ट एक रिप्रेजेंट करने, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैंने इस तरह से इस डाइपोल को यूज लिया है. बट एक्चुअल में क्या होगा, दीज टू चार्जेस विल बी पॉइंट चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज वेरी वेरी स्मॉल. Okay, so now in this situation there are two charges minus Q and plus Q. तो
यही टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जहां हमने नेट फोर्स ऑन द डाइपोल एंड नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल को कैलकुलेट किया, उसका जो एक्सप्रेशन है। एंड फॉर दिस सिचुएशन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल? इट इज जीरो। व्हाई जीरो? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है उसके कारण इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी माइनस क्यू ई। F equals to QE से माइनस क्यू चार्ज के लिए माइनस QE, and negative sign shows that the force will be opposite to the electric field, and similarly the force acting on the plus Q charge is plus QE in the direction of electric field. अब एक और चीज ये भी कैसे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसी पॉजिटिव चार्ज के होने से प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम होती है। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज इस साइड में प्रेजेंट है और उस कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? दोनों भी एक साथ हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में देखो माइनस क्यू चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज उस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज उस माइनस क्यू को रिपेल करेगा, इसीलिए इस पर जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, लेफ्ट हैंड साइड में। एंड सिमिलरली ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव से रिपेल होगा, इसीलिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन फोर्स की उस तरफ आती है। तो हम ऐसे फिजिकली इस वे में समझ सकते हैं या हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस क्यू ई एफ अगर लिख रहे हो तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होते हैं। ओके, नाउ this dipole is placed at an angle theta. Theta means इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी P कैप की डायरेक्शन। देखो P कैप की डायरेक्शन किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की ओर। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले टॉपिक में डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P कैप, और इसको माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यों लेते हैं ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में उस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टडी किया था। तो दिस इज P कैप विच इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, इन दोनों P और E के बीच का ये एंगल जो है दैट इज थीटा। ओके, फिर हमने इसके टॉर्क की वहां बात की थी, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था? टॉर्क इज व्हाट? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो हमारे पास ये जो दो फोर्सेस के का पेयर है ये एक कपल फॉर्म करता है, और कपल का जो मोमेंट है उसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो उस टॉर्क का जो एक्सप्रेशन था वो क्यू ई टाइम्स ऑफ, यानी टॉर्क हम जो कैलकुलेट कर रहे थे, एक तो मैंने बात की नेट फोर्स की, वो नेट फोर्स कितना है? जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि देखो जितना नेगेटिव डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है या इस लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में या राइट हैंड साइड में लग रहा है। तो ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात करें तो वो जीरो होगा, यानी ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। यानी ये जो सेंटर पॉइंट है, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये सेंटर पॉइंट है इस डाइपोल का तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। बट इन दो फोर्सेस की प्रेजेंस से दे आर फॉर्मिंग अ कपल, और कपल क्या करता है? रोटेशन प्रोड्यूस करता है। 7 चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है। तो कपल क्या करता है? बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो दिस डाइपोल विल रोटेट इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस रोटेशन में जो टॉर्क रिक्वायर्ड है उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमने लिखा था आइदर फोर्स क्या है यहाँ पर? Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड हमें लेना है अभी टॉर्क का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ दिस डिस्टेंस इज 2a देन दिस विल बी व्हाट? 2a sin थीटा। तो ये हम उस लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो दिस विल बी व्हाट? 2aq इज p, सो इट इज pe sin थीटा। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि p e और tau तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं और p e sin थीटा भी आ रहा है, तो अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो p क्रॉस e आएगा। ओके, सो दिस टॉर्क विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट इज p क्रॉस e। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो इस वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को कैसे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल से यहाँ p वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेक्टर p, एंड e वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। सो
and the angle between them is theta. So what will be torque direction? P cross E. Fingers of right hand will be curled or turned from P vector to E vector. So the P vector to E vector जब हम इसको turn करते हैं तो thumb जो है इसका stress thumb of the right hand it is perpendicular inward to the plane of this board. So the torque direction of this torque in this situation will be perpendicular inward, जिसको हम सर्कल में क्रॉस बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Okay, so magnitude is P sin theta and the torque is P क्रॉस E. अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं कि अगर इसी डाइपोल को हम एक थोड़ा सा एंगल d थीटा चेंज कर दें तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. क्योंकि हमने देखो जब सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था तब भी हमने कहा था टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर लोकेशन वन बाय वन एंड विदाउट एक्सीलरेशन. तो वहां भी हम वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी को की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे. यहाँ भी हम जो टोटल वर्क डन आएगा उसी को उस पर्टिकुलर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. तो किसी भी थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो हमने कितना वर्क डन किया. किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर अगर ये डाइपोल है तो वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसका भी एक्सप्रेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं. क्लियर? तो एक बार इस डायग्राम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. कंसीडरिंग a dipole of charges plus minus q and length 2a is placed at angle theta in uniform electric field. Okay? फिजिक्स में हमेशा हम डायग्राम, उसका इंट्रोडक्शन और फिर डेरिवेशन के स्टेप्स. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को थीटा एंगल पर प्लेस्ड किया एज शोन. ओके, एंड दिस ऑल थिंग्स आर शोन इन द डायग्राम. वी नो द फोर्स, द नेट फोर्स एंड टॉर्क acting on this dipole are. अब यहां हम ये इनके एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको ऑलरेडी डिराइव कर रखा है. तो दिस इज पी एफ नेट कितनी होगा, इट इज इक्वल्स टू 0 एंड टॉर्क इज पी क्रॉस ई. ओके, फिर भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में उसको रिवाइज कर दिया कि टॉर्क कैसे P क्रॉस ई आता है और फोर्स 0 कैसे आता है. इसको भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे देन इट विल बी द नल वेक्टर और 0 वेक्टर. ओके, नाउ अब अगर हमें इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा रोटेट करना हो तो टोटल वर्क डन कितना होगा उसका हम एक्सप्रेशन देखें. तो उससे पहले हमने 11th क्लास के 7th चैप्टर में इस वर्क डन को टॉर्क की टर्म में लिखना सीखा था. मैं उसको वापस एक शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता हूं. सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, क्लियर, और इस पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल जो है वो रोटेट हो रहा है, यानी मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो उसकी पोजीशन जो है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक आ जाती है. और मान लो हमने इस पर जो फोर्स लगाया इस रोटेशन के लिए, दैट फोर्स इज F, क्लियर, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो हम इसके जो वर्क डन है उस वर्क डन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. सपोज ये जो इसकी रेडियस है सर्कल की वो है स्मॉल r, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज आता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं आता. तो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सपोज d थीटा. ओके, सो इन दिस सिचुएशन एंड ये जो इसकी जो पाथ लेंथ है, जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, दिस डिस्टेंस इज सपोज dl. a टू b जो आर्क लेंथ जिसको मैं कह सकता हूं, दिस आर्क लेंथ इज dl. अगर हमें इसमें वर्क डन फाइंड करना हो A पॉइंट से B पॉइंट तक के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन, तो वो वर्क डन कैसे आएगा, इट इज सपोज dw. तो dw फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं. डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, dl.
अगर मैं कहूँ एक तरह से कितना एक्चुअल में डिस्प्लेस्ड हुआ वो dl है, बट इस आर्क लेंथ को हम एंगल इंटू रेडियस की टर्म में लिख सकते हैं। तो एंगल इंटू रेडियस की टर्म में अगर इस dl को लिखें तो ये क्या होगा, r d थीटा होगा। ओके, एंगल इंटू रेडियस r इंटू डी थीटा, सो इट विल बी एफ आर इंटू डी थीटा, यही मिलेगा। अब यहाँ f और r का प्रोडक्ट सर्कुलर मोशन के लिए r और f का प्रोडक्ट टॉर्क बताता है। ओके, एक्चुअल में टॉर्क का रिलेशन क्या था, टॉ इक्वल्स टू r क्रॉस f, इसी को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते थे, बेसिक डेफिनेशन थी टॉर्क की। और वहां r और f में सर्कुलर मोशन के लिए r और f में एंगल 90 होता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड f और r का प्रोडक्ट बन जाता है, sin 91 हो जाएगा। Okay, so in this situation this is the torque, so dw can be represented as tau d theta। यही रिलेशन हम यहाँ डायरेक्ट यूज लेंगे, बट ये आता कैसे है ये आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए कि किस तरह हम इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ इन दिस सिचुएशन द वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट डी थीटा is dw is equals to tau d theta। ओके, अब टॉर्क देखो, वर्क डन इज व्हाट, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एंगल इज आल्सो स्केलर, सो टॉर्क का हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। वर्क डन जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए टॉर्क का हम मैग्नीट्यूड लेके यहाँ वर्क करेंगे। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ओके, वहां से अगर हम देखें तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आया था अपने पास, पी ई साइन थीटा, तो वो मैग्नीट्यूड यहाँ रखा और साथ में डी थीटा। तो ये तो वर्क डन का एक्सप्रेशन है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक चेंज करते हैं तो वर्क डन कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा, इसी स्मॉल वर्क डन को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। ओके, हम इंटीग्रेशन का कैसे यूज लेते हैं, स्मॉल अमाउंट के लिए उस क्वांटिटी को फाइंड किया जाता है और फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे सिस्टम के लिए या पूरे बल्क सिस्टम क्वांटिटी के लिए उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इस dw को हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा। अब अगर हमें थीटा 1 से थीटा 2 डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड करना है तो इसी वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, द टोटल वर्क डन for rotation of dipole from angle theta 1 to theta 2 is, ये टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रल dw एंड इट विल बी इंटीग्रल P E साइन थीटा d थीटा, और यहां लिमिट लग जाएगी थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, जो लिमिट लगेगी इंटीग्रल की दैट इज थीटा 1 टू थीटा 2। इंटीग्रेट करो, देखो जब हम इसको रोटेट करेंगे डाइपोल को, क्या जब हम इस डाइपोल को इसमें रोटेट कर रहे हैं किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो उस सिचुएशन में ये जो रोटेशन है इसमें ना तो P चेंज हो रहा है 2aq, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, तो P कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है तो वो भी कांस्टेंट है, तो P और E को इंटीग्रल साइन से बाहर ले सकते हैं। ओके, सो इट विल बी व्हाट, इट इज सिंपली PE इंटीग्रल साइन थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, ये इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई। अब साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रल इज माइनस कॉस थीटा, सो इट विल बी PE माइनस कॉस थीटा एंड द लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, सो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट ये लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके सेपरेट करना है। एक बार यहां तक नोट करो और नेगेटिव साइन हम बाहर ले लेंगे, नोट डाउन टिल दिस वन।
So when we substitute the value of this upper and lower limit in this expression, then the work done will be W equals to माइनस साइन को देखो बाहर ले लेते हैं अपन, माइनस कॉस थीटा जो है वो माइनस साइन इज टेकन आउट एंड इट इज पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. ओके, नाउ इफ वी पुट दिस नेगेटिव साइन इनसाइड तो ये एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज पीई cos theta 1 minus cos theta 2. clear? This is the expression of work done. अब जितना हमने वर्क डन किया that will be stored in that particular dipole in form of potential energy. यही वर्क डन उस पर्टिकुलर डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. इसीलिए हम इसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हैं. दिस वर्क डन will store in dipole in form of potential energy. ओके, पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में मैं पीई से लिख रहा हूं, तो इसको यू लिख सकते हैं. बट ये पोटेंशियल एनर्जी कौन से फॉर्म में, थीटा 1 से थीटा 2 एंगल के लिए. क्लियर? तो यू फॉर थीटा इक्वल्स टू पीई cos theta 1 minus cos theta 2. okay, so this is the expression of the potential energy or the work done to rotate the dipole from angle theta 1 to theta 2. कई बार आपको न्यूमेरिकल जो दिया जाता है वो एक गिवन एंगल से सेकंड एंगल तक रोटेशन में जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना होता है, या उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी वहां स्टोर हुई उस रोटेशन से उस एंगल थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, वो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला. नाउ अब हमें क्या करना है, अगर वही इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी एंगल थीटा पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड करने के लिए हम यहां अगर देखें तो कॉस थीटा की टर्म आ रही है, और इसको अगर मैं मैथमेटिकली एक तरह से रिप्रेजेंट करूं, इसको समझना, कॉस थीटा में अगर हम थीटा को 90 रख देते हैं तो क्या आता है, उसका एक्सप्रेशन कॉस थीटा का या कॉस 90 का 0 हो जाता है. तो जब कॉस 90 0 है तो 90 डिग्री पर जब ये डाइपोल रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री पर जब ये डाइपोल रहेगा, यानी देखो ये सिचुएशन है जब थीटा एंगल है इस पोजीशन पे लिया है, माइनस क्यू चार्ज इधर है प्लस क्यू चार्ज इधर है, अभी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर हम कह सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी. ओके, मैथमेटिकली अगर मैं बताऊं कॉस थीटा की टर्म है, तो जब हम पी कॉस थीटा 90 एंगल पर फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आती है. तो जो रेफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी 0 पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के लिए कहां ली जाती है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, इसको इस वे में भी समझ सकते हैं हम कि सपोज करो अगर मैं एक डाइपोल को, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इंफिनिटी से ला रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क डन करना पड़ता है और नेगेटिव चार्ज पे जो वर्क डन करना पड़ता है, ये दोनों ही वर्क डन इक्वल और अपोजिट होते हैं. तो इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो टोटल वर्क डन 0 आता है, और जब वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी. Okay, so when we bring a dipole in uniform electric field at an angle 90 degree from infinity, then the work done is equals to 0. So the potential energy of that particular dipole at 90 degree angle is also 0. तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बता सकते हैं कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 क्यों लेते हैं. ओके, और मैथमेटिकली हम बता सकते हैं कि cos 90 0 हो जाता है, इसीलिए हम वहां पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं. तो सपोज करो कि हम 0 एंगल से किसी थीटा एंगल पर आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस पर्टिकुलर डाइपोल की थीटा एंगल पर. तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां हम लिख सकते हैं, इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री where potential energy is 0. ओके, पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर क्या होती है, डाइपोल की 0 होती है, एंड थीटा 2 कितना है, थीटा है, यानी सेकंड एंगल हमने थीटा ही रखा है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u विल बी इक्वल्स टू pe cos 90 माइनस cos 0, यानी हम 90 से थीटा एंगल पर आ रहे हैं तो cos 90 कितना होता है, ये 0 डिग्री.
Okay, so cos 90 is 0 and cos 0 is 1, so it will be 0 minus 1 means -1. तो इसी u को हम क्या लिख सकते हैं, u is equals to minus pe cos theta. सॉरी, दिस इज नॉट 0, दिस इज थीटा. हमें थीटा एंगल पर लाना था, 90 से थीटा एंगल पर लेके आ रहे हैं, तो दिस इज एंगल थीटा. एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन इट इज माइनस पीई, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो माइनस पीई कॉस थीटा. अब देखो यहाँ पर थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई. शुरू में बताया था मैंने, P वेक्टर इस डायरेक्शन में, E वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल थीटा है. और PE cos थीटा, जैसे हम ए बी cos थीटा लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, A डॉट B से, जब थीटा A और B वेक्टर के बीच का एंगल हो. यहाँ भी क्या है, देखो P और E के बीच का ही तो एंगल थीटा है यहाँ पे, तो हम P cos थीटा को P डॉट E से भी लिख सकते हैं. तो द पोटेंशियल एनर्जी और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. सो वी कैन आल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन ऑफ U एज इट इज माइनस P डॉट E. ओके, माइनस P डॉट E, और इनका जो एक्सटेंशन होगा वो P cos थीटा हो जाएगा. क्लियर? तो जब भी आपको पोटेंशियल एट एनी एंगल पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में, या पोटेंशियल एनर्जी, तो उस सिचुएशन में माइनस P cos थीटा या माइनस P डॉट E से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. Clear? So this is the final expression at any angle theta. And from theta 1 to theta 2, the potential energy is P cos theta 1 minus cos theta 2. Clear? So ये रीजन यहाँ 90 का ध्यान रखना कि 90 पर पोटेंशियल 0 क्यों होता है, क्योंकि जब हम डाइपोल को लेके आएंगे तो वर्क डन ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट. सो व्हेन वी ऐड द वर्क डन या टोटल वर्क डन जब फाइंड करेंगे तो वो 0 मिलेगा. ओके, ये भी कहीं पे नोट कर सकते हो, या चलो लिख लेते हैं. At theta equals to 90 degree, u is 0. देखो यहाँ भी अगर मैं अब थीटा को 90 कर दूं तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इस एक्सप्रेशन पे भी. ओके, सो थीटा u is equals to 0 because when we bring dipole from infinity to electric field at this angle, then work done for plus q and minus q charges are equal and opposite. एक में वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक में वर्क डन नेगेटिव होगा. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसके जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम रहेगी. तो इक्वल एंड अपोजिट, सो टोटल वर्क डन is 0 या will be 0 and hence potential energy is 0. ठीक है, so this is the reason why we take the potential energy 0 at 90 degree. Okay, so note down till this one. Now we discuss the conditions of stable and unstable equilibrium, that how when the dipole will be in stable equilibrium and when the dipole will be in unstable equilibrium. So first case first for stable equilibrium, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम समझेंगे. ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये इंपॉर्टेंट भी है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए देखो चेक करते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो. अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, उस सिस्टम को हम स्टेबल कहते हैं. और एक ऐसा सिस्टम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम या मैक्सिमम होना स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है. ओके, तो यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम चेक करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है या मैक्सिमम आ रही है.
ओके तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम देंगे। तो थीटा इक्वल्स टू 0 पर अगर हम देखें तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी। ओके और cos 0 अगर 1 है तो u कितना आएगा, u विल बी माइनस PE ओनली। और ये नेगेटिव वैल्यू होना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में अगर मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू रख रही है तो उसको हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जबकि टॉर्क मिनिमम कहाँ होता है, जब थीटा 0 हो। टॉर्क जब 0 है तो उसको हम मिनिमम टॉर्क कहते हैं। बट पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव के साथ में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है तो उस सिचुएशन में हम उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और थीटा 0 का यहाँ मीनिंग क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स द वेक्टर p इज पैरेलल विद वेक्टर e। ओके अगर मैं इस सिचुएशन का डायग्राम बनाऊं तो वो डायग्राम कैसा होगा, सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मैंने प्लेस्ड किया है माइनस क्यू चार्ज इज हियर एंड प्लस क्यू चार्ज इज हियर। क्लियर, सो दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p और p कैप वी कैन से। तो दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके एंड इन दिस सिचुएशन देखो हमने टॉर्क जब कैलकुलेट किया था तभी ये बात की थी कि जब थीटा इक्वल्स टू 0 है तो टॉर्क 0 होता है। इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, न तो डाइपोल मोशन करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि नेट फोर्स 0 है, न ही डाइपोल रोटेशन करेगा क्योंकि टॉर्क भी 0 है। ओके सो थीटा 0 होने पर टॉर्क भी 0 हो जाता है और फोर्स तो 0 ऑलरेडी होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इस सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जब ना रोटेशन हो रहा है ना ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब यहाँ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहलाई, क्योंकि एक तो रीजन हम दे सकते हैं मैथमेटिकली कि नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए। दूसरा इसका एक और रीजन देखो, इसको समझना कैसे हम इसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं या इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक एग्जांपल इसका मैं देता हूं पहले कि सपोज करो कि एक कोई पर्सन है जो या कोई स्टूडेंट है, सपोज उसको स्कूल जाने का किसी पर्टिकुलर डे पर मूड नहीं है। ओके तो अगर वो स्टूडेंट को आप घर में अगर वो है तो वो इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है और अगर वो स्कूल में है तो वो अनस्टेबल है। जस्ट एक समझने के लिए एग्जांपल है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर सपोज करो उसको घर से बाहर निकालें तो वो क्या करेगा, वापस घर में आएगा। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है कि आप अगर बॉडी को डिस्प्लेस्ड कर दो उस इक्विलिब्रियम से तो वापस उसी स्टेट में आने की कोशिश करे, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर सपोज करो वही बच्चा स्कूल में है और उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो क्या करेगा, वापस स्कूल नहीं जाएगा, वो घर में आएगा। तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से जब किसी सिस्टम को डिस्प्लेस किया जाता है तो उस पर्टिकुलर उस बॉडी में स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की टेंडेंसी रहती है, ना कि उसी वापस इक्विलिब्रियम में जाने की। समझ में आया? तो यही सिचुएशन यहां समझना इस केस के लिए कि ये हमारे पास में एक डाइपोल था जो हम कह रहे हैं कि अभी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, सपोज मैंने डी थीटा एंगल से इसको रोटेट किया, अब क्या होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, राइट हैंड साइड में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड वापस इस डाइपोल को रोटेट किधर करेगा, उसी इक्विलिब्रियम की ओर। ओके समझना कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया किसी डी थीटा एंगल पर तो फोर्स ऑन दिस चार्ज इज दिस वन एंड फोर्स ऑन दिस चार्ज इज राइट हैंड साइड में। तो उस सिचुएशन में जो डाइपोल होगा वो कैसे रोटेट होगा, वापस उसी इक्विलिब्रियम की स्टेट में, यानी थीटा 0 पर ही आएगा। इसीलिए इसका नाम हम स्टेबल इक्विलिब्रियम दे रहे हैं। ओके सिमिलरली सेकंड सिचुएशन करते हैं कि सेकंड for unstable equilibrium, for unstable equilibrium, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, यहां इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू जो है वो 180 अगर हम लें, और 180 का मतलब क्या हुआ कि P एंटी पैरेलल है E के, P इज एंटी पैरेलल विद E। ओके और P एंटी पैरेलल विद E के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पर तो कैसा बनेगा, सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके द डायरेक्शन ऑफ E is this one and the charges are
minus q charge is here and plus q charge is here. In this situation the direction of p will be in this direction. p वेक्टर किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और e वेक्टर किधर है, राइट हैंड साइड में. तो इस सिचुएशन में अगर हम cos 180 की वैल्यू लिखे हैं तो कितनी आती है, -1. cos pi is -1. so the potential energy will be what, it is, अगर आप cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, -pe cos थीटा, यही एक्सप्रेशन हम लिख रहे थे. तो यहाँ अगर आप थीटा को, cos थीटा को -1 रख दोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, +pe. और पोटेंशियल एनर्जी जब भी पॉजिटिव हो और मैक्सिमम वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू रखे तो उसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. और जो सिस्टम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रखता है वो अनस्टेबल होता है. एक तो ये रीजन. दूसरा, यहाँ पर cos 180 की वैल्यू -1 आ रही है तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है. उसी एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर मैं इस पोजीशन से, अब देखो क्या हुआ, -q चार्ज इधर आ गया और +q चार्ज इधर है. क्लियर. अब अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूं तो यहाँ क्या होगा, इस सिचुएशन में पॉजिटिव q चार्ज के ऊपर डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तो देखो यहाँ इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी राइट हैंड साइड में है, और इस -q पे जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में है. तो ये डाइपोल जब आप इसको इस स्टेट से रोटेट करोगे तो वापिस यहाँ नहीं आएगा, ये उधर जाएगा. समझना, अगर मैं इस डाइपोल को इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं तो इस पर फोर्स लग रहा है राइट में, इस पर फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो ये डाइपोल क्या होगा, इट विल रोटेट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी ये अनस्टेबल से स्टेबल की ओर आने की कोशिश करेगा. तो इसीलिए हम इस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं. ओके, स्टेबल क्या है सिस्टम, कि अगर बॉडी को आप उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो तो वापस वहीं आए, वो स्टेबल. ओके, और अगर अनस्टेबल क्या है, कि किसी बॉडी को आप उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करो और वो वापस वहां नहीं आके किसी और स्टेट में जाए तो उसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. क्लियर. और इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों ही एंगल्स के ऊपर, चाहे थीटा 0 है चाहे थीटा 180 है, टॉर्क 0 होता है, क्योंकि साइन 0 और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है. तो टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में इक्विलिब्रियम का जो टाइप है वो डिफरेंट होगा. ओके, सो नोट डाउन टिल दिस वन. अब हम एक न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड एग्जांपल करते हैं. तो द क्वेश्चन इज, in this question, which is from previous year papers of CBSE, you have given the dipole length is 4 centimeter, the angle between the electric field and the dipole moment is theta equals to 60 degree. The torque given is 4√3 Newton meter, and the charges of the dipole are 8 nanocoulomb, plus minus 8 nanocoulomb. And what we have to find, the electric field, magnitude of electric field and the potential energy of this particular system. Okay, so how we calculate the expression of electric field? देखो, torque हमें given है, theta given है, 2a और q given है. तो इस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क के एक्सप्रेशन से. क्लियर. तो वी नो, इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होगा, वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज Pe sin थीटा. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज Pe sin थीटा. और अगर हम इसमें P और E, P की वैल्यू लिखें, मैग्नीट्यूड क्या होता है P का, इट इज 2aq. तो इट इज 2aq टाइम्स ऑफ E sin थीटा. नाउ torque is given, 2a given, q given, theta given. Okay, so E can be calculated using this particular expression. So if we write the expression of E, then it will be tau upon 2aq sin theta. Okay, tau upon 2aq sin theta. Now अब जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिचुएशन में यहाँ ये सब ऐसा यूनिट्स में होने चाहिए. तो 4 सेंटीमीटर को अगर हम
हम SI यूनिट में लिखें तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं, या 0.04 मीटर भी लिख सकते हो। और नैनो कूलम में हम जो प्रीफिक्स है नैनो, इसकी वैल्यू लिखें तो इट विल बी 10⁻⁹ कूलम। ओके, नैनो मीन्स 10⁻⁹। सो न्यूटन मीटर ऑलरेडी ऐसा यूनिट में, डिग्री ऑलरेडी ऐसा यूनिट में, तो हम अगर इन सब की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, E equals to 4√3, it is the torque 4√3 divided by 2a, 4 10⁻⁻², okay, Q 8 10⁻⁹, 8 10⁻⁹, and sin theta, sin 60 degree, and sin 60 degree is what, it is √3/2, ओके, √3/2। सो अगर इसको सॉल्व करें, देखो 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये 2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो वी कैन राइट 2 हियर, √3/2 से 2 जो है मैं यहाँ ले गया, एंड व्हेन वी सॉल्व दिस 2/1 देन इट विल बी 1/4। तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या रही, एक तो 1/4 विच इज 0.25, और 10 टू द पावर देखो 9 और 2 11, और प्लस ऊपर जब न्यूमरेटर में हम इसको शिफ्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 11। अब फाइंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ओके, न्यूटन पर कूलम। अब इसको मैं देखो 10/4 इंटू 10 टू द पावर 10 लिख सकता हूँ, क्लियर, या इसको 0.25 भी लिखा जा सकता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0.25 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम। लेकिन जब हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो ये क्वांटिटी 1 और लेस देन 10 होनी चाहिए, मोर देन 1 एंड लेस देन 10, तो इट विल बी 2.5 10 टू द पावर 11, सॉरी 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम लिखी जा सकती है। सो एक आंसर तो हमारे पास में ये आ गया 2.5 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम। सेकेंड हमें क्या पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे फाइंड करें, वी नो U इक्वल्स टू व्हाट, इट इज -PE cos थीटा, ठीक है, इट इज -PE cos थीटा, और जब हम cos थीटा PE की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज 2AQ E टाइम्स ऑफ cos थीटा, 2A 4 10⁻², तो इट इज 4 10 टू द पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड E 2.5 10 टू पावर 10, या इसको 2.5 को अगेन देखो इस टर्म में लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहीं से लिख देता हूं, इट इज 1/4 10 टू द पावर 11, ठीक है, 1/4 10 टू द पावर 11 इज E, और 2A Q की वैल्यू भी लिखनी है, तो Q इज हियर 8 10 टू द पावर -9 multiply by 8 10 to the power -9. This is 2A, this is Q, and this is E. अब cos theta, cos 60 is 1/2. Sin 30 and cos 60 are equal, so it will be 1/2. क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से 4 कैंसिल, अगेन 2 से ये 8 कैंसिल करके इसको 4 लिख सकते हैं, एंड इट विल बी व्हाट, -4 11 9 10 11, तो इट इज देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगी 10 टू द पावर में, 9 10 11 नेगेटिव में, 10 टू द पावर -11 और 10 पावर +11, 10 पावर 0 यानी 1, एंड दिस विल बी सिंपली 4 जूल। तो U की जो वैल्यू आएगी वो 4 माइनस में 4 जूल आ रही है, और नेगेटिव अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होना यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर अट्रैक्ट होगा, क्लियर, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो उससे रिपेल होता है, तो रिपल्शन और अट्रैक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। तो इन दिस वे जो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, जिसमें हमें केवल डायरेक्ट फार्मूला यूज लेके न्यूमेरिकल आंसर्स कैलकुलेट करने थे, ओके, सो नोट डाउन टिल दिस वन। Now we move to the next topic, which is the electrostatic potential or electric potential due to a uniformly charged spherical shell. फर्स्ट चैप्टर में हमने इसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड किया था एट द पॉइंट आउटसाइड द शेल, ऑन सरफेस ऑफ शेल एंड इनसाइड द शेल। बट यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में सपोज कर लेते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द शेल, एंड 3 पॉइंट्स पर हमें यहाँ पोटेंशियल को डिस्कस करना है। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट
P1 या point A लिख लेते हैं इसको, which is outside the shell. The second point is B point on surface of shell, and the third point is C point inside the shell. Clear? And this is the origin O. ये point जो है वो इस shell का origin है. Clear? This is point O. In this situation हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे ए पॉइंट पर, तब हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस पूरी शेल का चार्ज हम इसके सेंटर ऑफ द शेल पर कंसीडर कर सकते हैं. तो सेम सिचुएशन में यहाँ भी हम यही बात डिस्कस करेंगे और यही फॉर्मूला, यही टर्म यूज लेंगे कि वी कैन एज्यूम द होल चार्ज ऑफ द शेल एट इट्स सेंटर to get determine the potential at the external point A. Okay, so considering a spherical shell of charge, total charge हम इसका ले लेते हैं, total charge Q and radius capital R. ठीक है, इसका जो टोटल चार्ज है वो Q है और इसकी जो ये रेडियस है ये कैपिटल R है. क्लियर? एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, which is external point, can be found by considering whole charge of shell at its center. पूरे इस शेल के चार्ज को इसके सेंटर पर कंसीडर किया जा सकता है. जैसे हम शेल थ्योरम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस की थी कि हम पूरे मास को, जो कोई भी बॉडी है हमारे पास में, एक और चीज यहाँ पर शेल हो या परफेक्ट सॉलिड कंडक्टर हो, दोनों ही सिचुएशन में इन फॉर्मूला को जो हम डिराइव करेंगे या लिखेंगे उनको यूज लिया जा सकता है. ओके, तो आइदर इट इज शेल और इट इज अ सॉलिड स्फीयर विच इज चार्ज. In both the cases we can use the same expression. क्लियर? अब कंडक्टर्स होते हैं ना, तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि जो भी चार्ज हम उसको सप्लाई करते हैं वो उसकी पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, वो अंदर उसके चार्ज नहीं रहता. उसका रीजन भी हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो किस तरह से वो बिहेव करता है. नेक्स्ट जो लेक्चर में लाऊंगा 21, उसमें हम बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डील करेंगे. तो वहां बताएंगे कि कैसे एक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो रहता है. क्लियर? तो इसको अभी अपन यहीं पे रखते हैं. सो कंसिडरिंग होल चार्ज एट द ऑफ द शेल एट इट्स सेंटर, सो potential at distance small r. ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली डिस्टेंस है. दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r. क्लियर? तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा? स्मॉल r इज OA इक्वल्स टू स्मॉल r. फ्रॉम फिगर इट विल बी V इज इक्वल्स टू एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन KQ बाय R. तो इट इज सिंपली स्मॉल k कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r. ये होगा. और इस k को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r. अब अगर सपोज करो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी गिवन हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं? टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया. सरफेस एरिया किसका होगा? शेल का होगा. क्यों? क्योंकि चार्ज शेल पर है, इसीलिए. तो यहाँ ये 4 पाई r स्क्वायर लिखा जा सकता है. तो यहां से अगर मैं Q को लिखता हूं तो इट इज सिग्मा टाइम्स ऑफ 4 पाई r स्क्वायर. क्लियर? तो ये Q का एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ लिखें तो इट विल बी व्हाट? इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r. सो इट विल बी सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r. यही आएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r एज इट इज. देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं एंड इट विल बी सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r. So this is the expression for the electric potential at the point A distant r from the center of the cell.
Okay, sigma r square upon epsilon naught r, or we can say V equals to kq upon r, where k is 1 upon 4 pi epsilon naught. Now if we find the electric potential on the surface of this shell, what will be the electric potential on surface? So suppose this is case first, the case second will be what? Case second is at point B on surface of shell. सो अगर हमें याद हो तो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था सरफेस पर, तब हमने वहां पर केवल इस स्मॉल आर डिस्टेंस को कैपिटल आर के इक्वल रख दिया था। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम इस ए पॉइंट को बी पॉइंट पर लाना चाहते हैं तो क्या होगा, द आर स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो सेम थिंग वी यूज हियर आल्सो कि फॉर दिस पॉइंट बी ऑन सरफेस ऑफ द शेल हियर स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज कैपिटल आर। So when we put this small r equals to capital R, यहाँ भी हम शेल थ्योरम ये यूज ले सकते हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ली थी कि जब सरफेस पर कोई मास है तब उस पर फोर्स जब कैलकुलेट किया जाता है, तब भी हम उस पर्टिकुलर सारी अर्थ के मास को हम सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ भी हम जब हम सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो हम उस पूरे के पूरे चार्ज को जो शेल के ऊपर है उसे हम सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो इन दिस सिचुएशन द स्मॉल r will be equals to capital R, so using this above expression kq upon small r, so it will become kq upon capital R. ओके, ये क्या हो जाएगा, kq upon capital R। और इसी टर्म को हम सिग्मा की टर्म में अगर लिखना चाहें, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, so if we write this term in terms of sigma, then it is sigma small r upon epsilon naught. Why? क्योंकि देखो स्मॉल r को कैपिटल R रखा तो कैपिटल R कैंसिल आउट होगा और we get only sigma r upon epsilon naught. Okay, so this is the electric potential on the surface of the shell. Now if we find the potential inside the shell, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड करते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आती है जीरो, बट यहाँ इस पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बार, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो सारे पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इसके वेक्टर था, तो कुछ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कुछ के कारण इस डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। कितना होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर इनसाइड द शेल, एट पॉइंट सी पॉइंट जो शेल के अंदर है। पहला पॉइंट हमने क्या लिया, एट द एक्सटर्नल पॉइंट विच इज पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट हमने बी पॉइंट शेल के ऊपर, और थर्ड पॉइंट हमने सी पॉइंट शेल के अंदर। अब यहाँ जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक रिलेशन पता है, देखो विच इज E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। ये रिलेशन हमने इस चैप्टर में डिराइव किया था पिछले लेक्चर्स में। तो इन दिस सिचुएशन हियर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ये हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में प्रूव किया था कि किसी भी कंडक्टिंग शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, क्योंकि चार्ज एनक्लोज नहीं होता जो हम गॉसियन सरफेस वहां लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो उस सिचुएशन में dV बाय dr भी जीरो होगा। So dV by dr will also be equals to 0, and if dV by dr is 0 means पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर जीरो है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी विद रिस्पेक्ट टू r। यानी r के चेंज होने के साथ अगर v चेंज नहीं हो रहा, डिफरेंशिएशन यही बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज कैसे हो रही है, तो अगर v चेंज नहीं हो रहा तो उसका डिफरेंशियल क्या आता है, जीरो आता है। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट v विल बी व्हाट, इट इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी, उतना ही पोटेंशियल जितना सरफेस पर था। ओके, तो सरफेस पर हमने पोटेंशियल लिखा kq बाय r और सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सेम पोटेंशियल वैल्यू विल बी टेकन बाय ऑल द पॉइंट्स इनसाइड दिस शेल। तो इट इज k स्मॉल q kq अपॉन कैपिटल R और सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Okay, so this is the expression for the electric potential inside the shell.
ध्यान रखना सेंटर पे भी यही पोटेंशियल होगा, शेल के अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। इवन इफ अगर ये शेल की जगह सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तब भी उस सिचुएशन में चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट और एक्सप्रेशन इनके सेम एज इट इज रहते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। ओके, एक बार इसको नोट करो। नाउ हम एक ग्राफ यहाँ प्लॉट करेंगे, वोल्टेज दिस पोटेंशियल वर्सेस द डिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, कि पोटेंशियल आर के साथ में सेंटर से लेके यानी इस सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस जो आउटसाइड पॉइंट है वहां तक कैसे वेरी करता है। तो उसको कैलकुलेट, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं इसको। सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट और इसको हमने वाई एक्सिस ले रखा है एंड वाई एक्सिस पर हम पोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज द एक्स एक्सिस वेयर वी आर टेकिंग द डिस्टेंस स्मॉल आर। तो r वर्सेस v हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा ही कब हमने e वर्सेस v भी e वर्सेस r कैलकुलेट ड्रॉ किया था इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सच सेल। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R एंड दिस इज द ओरिजिन O जिसको हम सेंटर ऑफ शेल कह रहे हैं। सो दिस इज द सेंटर, दिस इज द डिस्टेंस R। नाउ व्हाट विल हैपन इनसाइड द शेल when small r is less than capital R, क्या होगा, पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना सरफेस पर है। तो ये कर्व कैसा आएगा, यहाँ कांस्टेंट बना रहेगा। इट विल बी द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वी कैन से पोजीशन एक्सिस से पैरेलल। पोटेंशियल सरफेस पर भी उतना ही है और फिर उसके बाद में क्या होता है, पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल चेंज होता रहता है। क्लियर, इसको आगे अगर मैं एक्सटेंड करूं थोड़ा सा तो इंफिनिटी पे जाकर, ये इंफिनिटी पर जाकर इससे मीट करेगा, क्योंकि जब तक r इनफाइनाइट नहीं हो पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ठीक है, r जब इंफिनिटी होगा तब पोटेंशियल जीरो होगा। सो दिस इज द केस और इसकी वैल्यू कितनी है इस पोटेंशियल की, वही kq/r, जिसको हम सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, उसकी लाइन यहां से चलती थी और फिर ऐसे कर्व बनता था 1/r² के प्रोपोर्शनल। और यहाँ जो ये पोटेंशियल है इस केस में ये पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल है या r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, सो दिस इज द कर्व पोटेंशियल v वर्सेस स्मॉल r। सो ड्रॉ दिस कर्व आल्सो। तो नाउ अब हम इस लेक्चर को वापस समअप करते हैं। हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखी है। फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e और वी कैन से माइनस pe cos थीटा where p is the magnetic electric dipole moment, e is electric field and theta is the angle between vector p and vector e। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले एक स्मॉल एंगल में अगर उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन कितना होगा, टॉ डी थीटा हमने कैलकुलेट किया। फिर थीटा 1 से थीटा 2 तक वर्क डन कितना होगा, उसके लिए हमने डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट में। और फिर हमने थीटा 1 को 90, क्योंकि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो आती है डाइपोल की, और थीटा 2 को थीटा लिख के हमने थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी को माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर लिखा। फिर उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हमने बात की कि व्हेन थीटा इज 0 देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन थीटा इज 180 देन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और उसके हमने रिलेटेड डायग्राम भी ड्रॉ किए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल की क्या पोजीशन होगी, क्या एंगल होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और मैक्सिमम होती है, जिसको हम प्लस पीई और माइनस पीई से लिखते हैं। क्लियर। फिर हमने एक बोर्ड में जो पूछा हुआ न्यूमेरिकल था वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमें सिंपल कुछ डेटा गिवन था और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लेके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना था।
okay, and then we discuss this last topic which is the potential due to a spherical shell कि हमें outside point on surface of point और inside point पर potential कितना मिलेगा। तो इसके लिए हमने सिंपल सा outside point है तो सारा चार्ज उसका सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करके एक्सप्रेशन फाइंड किया के क्यू बाय स्मॉल आर। जब हम सरफेस पर जाते हैं तो उसी एक्सप्रेशन को हम के क्यू बाय कैपिटल आर लिख लेते हैं क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर में चेंज हो जाता है जब आउटसाइड पॉइंट सरफेस पर आ जाता है। और जब हम इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं तो पोटेंशियल वही रहता है जो सरफेस पर था, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। उसका रीजन मैंने बताया, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और सारे चार्जेस के कारण अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट कहीं नहीं होगा, इसीलिए वहां पोटेंशियल नॉन जीरो रहता है और उतना ही रहता है जितना सरफेस पर था। और उसके एक्सप्रेशन हम के क्यू बाय कैपिटल आर से लिख सकते हैं। ओके सो और फिर लास्ट में हमने एक पोटेंशियल वर्सेस जो डिस्टेंस है उसमें एक कर्व ड्रॉ किया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कर्व के साथ में कंपेयर किया। okay, so thank you for watching this video. If you have any doubt, any query, you can message me on my personal WhatsApp number or through the Facebook or through this comment box of the YouTube. Okay, bye.